हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम सीईटी के लिए जो समान पात्रता परीक्षा हिंदी में बोल लीजिए या सीईटी इंग्लिश में बोल लीजिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इसमें जो ये परीक्षा की स्कीम है, ये आपको पता ही है कि 150 प्रश्न आएंगे आपके, 300 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, 150 में से 150 पूरे प्रश्न करके आने हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके नहीं करना। अगर आपको नहीं भी आ रहा हो तो प्रश्न को पढ़ें, सोचें, एथिकल पॉइंट सोचें, मॉरल पॉइंट सोचें और कीवर्ड्स पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जो कीवर्ड्स होते हैं वहीं से आपको आंसर निकल कर भी आ जाते हैं कई बार, अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है और लोगों से 10-15 नंबर ज़्यादा ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर का ज्ञान है, तो कंप्यूटर का ज्ञान ये वाला सिलेबस क्या है, सीनियर सेकेंडरी वाला सिलेबस है। ये हमने पहले ही चैनल पे कंप्लीट करके अपलोड कर दिया था। ठीक है, और ये जो दूसरा सिलेबस है, ये ग्रेजुएशन लेवल वाला सिलेबस है। इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो पार्ट रह गया था सिलेबस का, इसको आज से हम कंप्लीट कर लेंगे, तो बस हमारे सारे सब्जेक्ट ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार मतलब टाइप्स। ठीक है, टाइप्स में ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपको चाहिए एक क्या चाहिए, ड्रेस चाहिए। तो कोई भी हो सकता है, गर्ल हो सकती है, बॉय हो सकता है, लड़का लड़की, सबको ड्रेस चाहिए यार। किसको नहीं चाहिए बताइए? आप में से किसी को नहीं चाहिए तो वो बताइए कि भैया हमें नहीं चाहिए, तो फिर हम उनकी ड्रेस क्या करेंगे, जिनको ज़रूरत होगी उनको भिजवा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, ये जो गर्ल है, इन्होंने क्या करा, अपनी मम्मी से कहा मम्मी मुझे एक कोट चाहिए। मम्मी गई मार्केट में और इस तरीके का एक कोट लिया इनके लिए। हालांकि थोड़ा कोट सा नहीं लग रहा है, पर आप ऐसे मान लीजिए कोट हो गया। ये भैया भी गए पापा के पास में, पापा मुझे कोट चाहिए। इनके पापा भी गए मार्केट में और इनके लिए कोट लिया है। ठीक है, हालांकि अब देखने में दोनों एक जैसे से लग रहे हैं, थोड़े थोड़े ऐसे एक जैसे से लग रहे हैं कि आपको ये बताओ, ये नहीं लग रहे। ठीक है, अब ये दो कोट आ गए, एक गर्ल का कोट आ गया, ये लड़की का जो कोट है, इनकी मम्मी गई थी इनको लेकर जारा। ठीक है, ये जारा से कोट लिया ही भैया, इनके पापा गए ठेले पे, ठेले से कोट लिया है। परंतु इन दोनों कोट्स की क्या स्पेशलिटी है कि ये जारा का कोट है, सिर्फ ये लड़की पहन सकती है। अब ये वाला जो कोट है, इसकी क्या स्पेशलिटी है, इसको इसके भैया भी पहन सकते हैं, पापा भी पहन सकते हैं, मम्मी भी पहन सकती हैं, चाचा भी पहन सकते हैं, दादा भी पहन सकते हैं। तो ये जो जारा वाला कोट था, तो ये क्या हो गया, सिंगल यूज़र कोट हो गया, है ना। सिंगल मतलब सिंगल एक जना यूज़ कर सकता है। और ये जो भैया वाला कोट है, ये वाला कोट मल्टीपर्पज़ कोट हो गया, मतलब एक साथ बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं इस कोट को, तो है ना। चाय पीने जा रहे हैं तो पापा पहन जा रहे हैं, और दावत खाने जा रहे हैं तो भैया पहन जा रहे हैं, और अगर फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो चाचा पहन जा रहे हैं, है ना। एक ही कोट का मल्टीपर्पज़ यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें भी क्या होता है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जिसके मल्टीपर्पज़ यूज़ हो गए। एक साथ है ना, बहुत सारे लोग बैठे हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं, और एक साथ अगर एक बंदा है तो ये यूज़ कर सकता है अकेला इसको। जैसे मान लीजिए ये एक यूज़र है और ये हो गया इंटरफेस। अब इंटरफेस आपको बता ही दिया है कि सामने आप इसको जिस चीज़ को भी फेस कर रहे हैं, आप और वो आप एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो उसको इंटरफेस बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये हो गया आपका सामने कंप्यूटर। पर कंप्यूटर पूरा कब होगा, जब आपके पास होगा सीपीयू। तो आपने क्या होगा, यहाँ से इस कीबोर्ड से इसके अंदर कुछ इनपुट करा, ये आप इनपुट कर रहे हैं कीबोर्ड के माध्यम से। ये कीबोर्ड से जो भी इनपुट करेंगे वो कहाँ जाएगा, सीपीयू में। सीपीयू से कहाँ आएगा, मॉनिटर में। मॉनिटर से रिफ्लेक्ट होकर आउटपुट में आपको दिखाई देता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, यूज़र इंटरफेस बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये क्या हो गया, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये जो कमांड डालेगा इसके अंदर वो यही कर पाएगा, इसके अलावा कोई और नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिंगल यूज़र है। ये जो इस कीबोर्ड में जो डालेगा, ये सीपीयू सिर्फ इस एक डिवाइस से कनेक्टेड है। अगर इसी सीपीयू से हम क्या होते, बहुत सारे मॉनिटर्स अटैच कर देते, तो इस तरीके से एक साथ बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर पाते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं, ये हो गया सीपीयू नीचे। ठीक है, मैं वापस क्लियर कर देता हूँ, ये हो गया सीपीयू। तो ये सारे लोग क्या बैठे हैं, सिर्फ इनके क्या है, मॉनिटर्स अटैच है और कीबोर्ड अटैच्ड है इस सीपीयू से। तो एक साथ ये सारे लोग मिलकर काम कर पा रहे हैं, तो इसे क्या बोला है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोल दिया। और ये अकेला बंदा काम कर पा रहा है, तो इसे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोल दिया। ठीक है, अब ये देखिए, उपयोगकर्ता के आधार पर, बेस्ड ऑन यूज़र के बेस पर। अगर एक सिंगल यूज़र है तो उसे बोलेंगे सिंगल यूज़र, मल्टीपल हैं, बहुत सारे यूज़र हैं, तो उसे बोलेंगे मल्टीपल यूज़र्स। अब देखो, सिंगल यूज़र के एग्जांपल्स हैं MS DOS, MS विंडो 95, 98 आदि, फिर 2003 आया, 2007 आया, 2010 आया, 2011 आया। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम आगे बढ़ते रहे, इनका क्रमिक विकास होता रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंटरफेस के आधार पर, बेस्ड ऑन इंटरफेस,
देखिए इससे पहले अपन ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा तो वो कौन सा पढ़ा था, बेस्ड ऑन यूज़र, ठीक है। और यूज़र में भी कैसे, सिंगल यूज़र और मल्टीपल यूज़र, इसके बेसिस पे हमने देखा था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कि किस तरीके से इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकते हैं। अगर वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस पर एक बंदा काम कर सकता है, और मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस पर बहुत सारे बंदे एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखते हैं बेस्ड ऑन इंटरफेस। इंटरफेस में आप ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए ये हो गए आप, ठीक है, और ये हो गया आपका छोटा सा भाई, ठीक है। अब ये जो छोटा सा भाई है इसने आपसे आके कहा कि भैया भैया मुझे खानी है आइसक्रीम, तो भैया भी शाणे, उन्होंने क्या बोला कि बेटा ऐसा करो, एक कटोरी लो, उस कटोरी में डालो दूध, उसमें डालो चीनी, उसमें डालो मिल्क पाउडर, और उसको रख दो फ्रीज़र में जमने के लिए। जब वो जम जाएगी तो ये बन जाएगी आइसक्रीम, और ये तुम खा लेना। तो ये बड़े भाई ने छोटे भाई को क्या करा, मतलब बड़े भाई ने छोटे भाई को क्या दिए, कुछ कमांड्स दिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि तुम ऐसे ऐसे कुछ काम करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट ये आइसक्रीम बन के आ जाएगा, और जो तुम खाना चाहते हो वो तुम खा पाओगे। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी क्या है, आप क्या है, जो कोई एप्लीकेशन खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन खोलने का जो मेथड है, या तो ये हो सकता है कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें क्या होगा, आप कंप्यूटर में कुछ इस तरह के कमांड लिख देंगे, इसमें आपको क्या है, माउस की ज़रूरत नहीं पड़ती, कीबोर्ड से आप इस तरह कमांड लिख देंगे, और आप जो काम कराना चाहते हैं वो काम इन कमांड के बेसिस पे होते रहेंगे, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड होता है कि जैसे आपके सामने ये एप्लीकेशन है, तो इस पर माउस से आइए, माउस से क्लिक करिए, डबल क्लिक सिंगल क्लिक, तो ये एप्लीकेशन खुल जाएगी, ठीक है। तो अब जो ये है पहला वाला कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, इसमें क्या होता है, इसे कमांड लाइन इंटरफेस भी बोला जाता है। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें जानना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें किसी कार्य को करने के लिए कमांड टाइप करना होता है, किसमें, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से वाले, मतलब किस में, मतलब इस तरीके से लिखा रहेगा कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन होंगे, तो किस में आपको कमांड टाइप करने पड़ते हैं, है ना। 4 ऑप्शन होंगे तो उसमें से आप ये आ जाएगा आपके कि इस तरीके का अगर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, कमांड टाइप करके अपने जो भी इंस्ट्रक्शंस आप जो देना चाहते हो उनको करा लीजिए उस काम को। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें माउस का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है, माउस का प्रयोग नहीं होता है ना। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें माउस का प्रयोग नहीं होता है। किस में नहीं होता, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस या फिर कमांड लाइन इंटरफेस। क्यों माउस का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कीबोर्ड से आपने ये सारे कमांड लिख दिए भाई। अब कहाँ है इसमें बताओ माउस से क्लिक करने की जगह, माउस से क्लिक करने के लिए तो ये सारे इंटरफेस दिख रहे हैं। इंटरफेस मतलब आप जो भी कंप्यूटर में ये आपको फेस कर रहा है आप इसको फेस कर रहे हैं, मतलब इंटरेक्शन हो रहा है दो चीज़ों के बीच में। जब क्या होता है, संवाद होता है, हिंदी में संवाद समझ लीजिए, उसे ही क्या बोला जाए, इंटरफेस बोला गया है, ऐसे मान लीजिए। अब इसका उदाहरण कौन सा हो गया, MS-DOS। इसके अंदर आप कमांड देके अपने जो भी एप्लीकेशन हैं, वर्क हैं, वो काम करा सकते हैं। अब दूसरा देखिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र में इस तरीके से ग्राफ्स आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी कार्य को संपादित करने के लिए उस कार्य से संबंधित प्रोग्राम के चित्र बने होते हैं। जैसे मान लीजिए हर किसी प्रोग्राम के अलग अलग चित्र बने हुए हैं इसमें, ठीक है। और इन्हें माउस या कीबोर्ड की सहायता से चयन करके उस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। अब कीबोर्ड से कैसे करेंगे, जैसे उसमें एरो की होती है ना, ये इस तरीके से 4 एरो की होती है, लेफ्ट राइट वाली। तो अब ये क्या है, जैसे मान लीजिए आप इस वाले आइकन पे और आपको ये वाला आइकन खोलना है, वापस से बताता हूँ। जैसे आप इस वाले नोट्स वाले आइकन पे हैं और आपको खोलना कौन सा है, ये वाला सफारी खोलना है। तो इस सफारी पे आने के लिए क्या करेंगे, आप लेफ़्ट एरो की दबाते जाएंगे और फिर ऊपर वाली एरो की दबाएंगे तो आप इस पर आ जाओगे। इस तरीके से कीबोर्ड की सहायता से भी आप इसको खोल सकते हैं, ठीक है। तो यह देखिए चित्र, आइकन, मेन्यू, बटन आदि हो सकते हैं। ग्राफिकल है, ग्राफ्स बने होते हैं, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फोटो वोटो आपको देखने को मिल जाएगी। आ जाओ आगे, नेक्स्ट चले। अब देखिए तीसरे कौन से हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम, बेस्ड ऑन जनरेशन, ठीक है। ये जनरेशन के आधार पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिवाइड कर सकते हैं। पीढ़ी के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टमों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए पहला कौन सा क्या, बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, टाइम शेयरिंग। तो पहले बैच प्रोसेसिंग समझ लेते हैं। अब ये देखिए ये हो गया आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है, ह्यूमन ही है, मैन ही है, कोई आदमी है, मनुष्य है, ये कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर क्या है, ये हो गया CPU। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये यूज़र्स हो गए अलग अलग, जैसे 1 2 3 4 यूज़र्स हो गए आपके सामने। अब ये जो यूज़र्स हो गए
तो ये क्या है, ये अपना जॉब आपको देंगे। ये अब ये जो ऑपरेटर है ये डिसाइड करता है कि ये जो जॉब है पर्टिकुलर एक बैच में उनको डिवाइड करता जाता है, और वो जो बैच आगे कंप्यूटर तक भेज देते हैं। तो कंप्यूटर का क्या है, इससे समय बच जाता है प्रोसेसिंग करने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैच प्रोसेसिंग में यूज़र स्वयं कार्य ना करके अपने कार्य को पंच कार्ड में संग्रहित करके ऑपरेटर को दे देता है। ये हो गया ऑपरेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटर को दे देता है, और ऑपरेटर सभी जॉब का समूह बनाकर उन्हें बैच वाइज चलाते हैं। अब ये जो ऑपरेटर है ये क्या है, बैच बना देगा, अलग अलग काम, जैसे मान लीजिए ये दोनों काम अलग नेचर के और ये दोनों काम, यहाँ पे क्लियर करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये दो काम अलग नेचर के हैं, ये दो अलग काम अलग नेचर के, तो इन दोनों का एक बैच बना देगा और इन दोनों का अलग एक बैच बना देगा, ठीक है। और फिर वो सीपीयू में भेज देगा, पहले ये भेजेगा फिर उसके बाद ये भेज देगा। तो जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इस पर काम कर लेगा। तो इससे क्या होगा, टाइम बचत हो जाती है। अब देखिए टाइम शेयरिंग ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ही रूप है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग देखा था, एक कंप्यूटर है उस पर बहुत सारे बंदे इधर उधर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उसी का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य करने के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक से अधिक यूज़र को सीपीयू का समय बांट दिया जाता है, ठीक है। और सीपीयू द्वारा दिए जाने वाला समय टाइम स्लाइस कहलाता है। इसका सर्वाधिक नेटवर्क कहाँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, नेटवर्क में किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक मायाजाल बिछा दिया, अब क्या है सीपीयू के लिए स्लाइस मतलब टाइम को स्लाइस में बांट दिया जाएगा। जैसे जब ये काम करेगा तो इसका स्लाइस आ जाएगा, जब ये काम करेगा तो इसके स्लाइस में इसका काम हो जाएगा। कंप्यूटर हर वक्त कुछ ना कुछ काम करता रहता है इसमें, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीटास्किंग प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ये जो है मल्टीटास्किंग प्रोग्रामिंग, आप क्या कर सकते हैं, इसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में है एक मोबाइल फ़ोन, ठीक है, या एक लैपटॉप या एक पीसी या कोई भी डिवाइस। अब उसमें क्या होता है, जैसे आपने अभी क्या है यहाँ पर यूट्यूब खोला हुआ है, ठीक है। थोड़ी देर बाद में आपका व्हाट्सअप पर एक मैसेज आया, आपने व्हाट्सअप का मैसेज देख लिया, आपने इसको ड्रैग करके पीछे कर दिया और व्हाट्सअप खोलने के बाद में आपने इंस्टाग्राम चलाना चालू कर दिया, जबकि पीछे यूट्यूब भी चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी यूट्यूब भी चल रहा है, व्हाट्सअप भी चल रहा है, इंस्टाग्राम भी चल रहा है, ऐसे जीमेल आ गया तो मेल देख लिया आपने। तो ये सारे क्या है, आपने एप्लीकेशन बंद नहीं करी है और ये सारी एप्लीकेशन एक के साथ एक आप इसको यूज़ करते जा रहे हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे, मल्टीटास्किंग कहलाएंगे। आप एक फ़ोन में बहुत सारे टास्क या बहुत सारे प्रोग्रामों पर एक साथ वर्क कर रहे हैं। अब इस तरीके से जब आप वर्क करते हैं तो कंप्यूटर भी, सीपीयू भी क्या करता है, बहुत जल्दी जो आपको सीपीयू का प्रोसेसर होता है वो अलग अलग कार्य को समय प्रदान करता है, और उसे क्या बोला जाता है, सीपीयू शेड्यूलिंग कहा जाता है। सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है। तो सीपीयू शेड्यूल कर देता है अपने टाइम को अलग अलग वर्क के लिए। तो ये हो गया मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे बोल सकते हैं आप इसको। आज ये फोर्थ नंबर का देखते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या वर्क करता है, ये रियल टाइम में वर्क करता है। जैसे मान लीजिए आपने कभी ट्रैफिक लाइट पे देखा होगा, ये ट्रैफिक के पोल हो गए, यहाँ पे लाइटें हो गई अलग अलग, ये रेड हो गई, ये ग्रीन हो गई और ये येलो हो गई। अब जैसे हर 30 सेकंड बाद लाइटें चेंज होती है ना हर ट्रैफिक सिग्नल पे, तो ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसके पीछे काम कर रहे होते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि ट्रैफिक लाइट पर इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होगा, तो कौन सा लगा है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है। इस प्रकार के प्रोग्राम किसी कार्य को एक निश्चित समयावधि है ना, एक सर्टेन टाइम में पूर्ण करने के लिए बनाए जाते हैं। और सर्टेन टाइम क्या है, यही सर्टेन टाइम है। हर 30 सेकंड में ये रेड दिखाए, फिर ग्रीन दिखाए, फिर येलो दिखाए, जो भी दिखानी है वो दिखाए, पर दिखाए जरूर। देखो RTOS में ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल हेतु, ठीक है। अब ये क्या हुआ, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। RTOS की फुल फॉर्म क्या हो गई, रियल टाइम। मैं लिखूँ यहाँ पर, लिख भी देता हूँ, चलो ये क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको ऐसे ऐसे देख लो, ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आ जाओ नेक्स्ट चलें। अब देखिए स्टूडेंट्स, मल्टी प्रोसेसिंग। देखिए मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो किसी टास्क को पूरा करने के लिए बहुत सारे क्या करता है, बहुत सारे प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे वो टास्क बहुत जल्दी कंप्लीट किया जा सके। तो उसे क्या बोला जाता है, मल्टी प्रोसेसिंग बोला जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए किसी कार्य को पूरा करते हैं, ठीक है। अब देखिए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो देखो हमने अगर नाम पढ़ा है एम्बेडेड, तो हमें एम्बेडेड का मतलब पता होना चाहिए। मतलब अंतर्समाहित है ना, अंतर्निहित मतलब किसी चीज़ के अंदर ये पूरी तरीके से क्या हो गया, समा गया है। इस तरीके से जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पहले से ही कंप्यूटर के किसी हार्डवेयर या डिवाइस
या किसी डेटा में अंतर्निहित है, पहले से ही एम्बेडेड कर दिया गया है, हमें उसे बाहर से डालने की ज़रूरत नहीं है, तो वो किस में आ जाएगा, अंतर्निहित मतलब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कहा जाएगा। जैसे हमारा रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, तो उसके अंदर इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही क्या कर देते हैं, इंस्टॉल करके दे दिए जाते हैं। जैसे कि हमारी जो विंडोज़ सी मिलती थी पहले, विंडोज़ मोबाइल होते थे, विंडोज़, अभी तो एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, एंड्रॉयड के पहले विंडोज़ मोबाइल भी बहुत सारा चलन में चल रहे थे, तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो एम्बेडेड था, मतलब पहले से ही प्री इंस्टॉल करके दे रखा था। ठीक है, पाम ओएस हो गया, एम्बेडेड लिनक्स हो गया, ब्लैकबेरी के ओएस हो गया, सिम्बियन ओएस हो गया, तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर थे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, सॉफ्टवेयर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे ये कंप्यूटर मॉनिटर मतलब जो हमारा डिवाइस है परफॉर्म करेगा, वर्क करेगा, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोला गया, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोला गया। सिंपल सी गणित है, ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप कोई डिवाइस लेकर आए हैं, अब उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो पहले से ही उन्होंने प्री इंस्टॉल करके आपको दे रखा है। ठीक है, और उसमें इस तरह का कोई चीज़ नहीं दी गई कि जिसमें आप अलग से अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल कर पाएँ। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के हार्डवेयर में उपस्थित होते हैं, ये रोम में ही उपस्थित रहते हैं, जैसे माइक्रोवेव, ओवन, वॉशिंग मशीन, कार कंट्रोल सिस्टम आदि। ठीक, अब देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? जब अनेक स्वतंत्र कंप्यूटर या उपकरणों को आपस में जोड़कर एक सिंगल कंप्यूटर की तरह प्रयोग किया जाता है, उसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, ये बहुत सारे कंप्यूटर हैं, हमने क्या करा, इन सबको मिला दिया, जोड़ दिया कंप्यूटर में, मतलब तारों से, वायरों से एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अभी एक सिंगल कंप्यूटर की तरह काम करेंगे सारे के सारे, तो इसे क्या बोला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करके एक यूनाइटेड कर दिया गया है, कहने का मतलब ये है ना। ठीक है, यहाँ पढ़ भी सकते हैं आप इसकी डेफिनेशन। A distributed system involves multiple entities taking to one another in same way while also performing their own operations। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट चलें। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य मतलब फंक्शन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कार्य करता है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कैसे वर्क करता है, आज ये देखते हैं। क्योंकि देखो हमारे क्या है, सिलेबस का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमें ये जानना जरूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। जैसे मान लीजिए आपका ये कंप्यूटर है, हमेशा क्या है, आपको कंप्यूटर तो लेके ही चलना है अपने दिमाग के अंदर, क्योंकि जब तक आप कंप्यूटर लेके नहीं चलेंगे तो आप ये चीज़ों को लिंक भी नहीं कर पाएंगे। अब ये कंप्यूटर है, अब क्या, जैसे मान लीजिए आपने नया का नया बिल्कुल कोर कंप्यूटर खरीद लिया और उसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डला हुआ है, आपने इसको प्लग इन करा, तो क्या ये चल जाएगा? बिजली से दौड़ाने पर क्या ये काम करने लग जाएगा? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालना ही पड़ेगा। और जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे तो फिर ये हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, वही सब इसके फंक्शंस हैं। आ जाइए देखते हैं इसके क्या क्या फंक्शन है। देखिए, सबसे पहला है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट कैसे? जब भी आप नया कंप्यूटर खरीदेंगे फिर आप उसको बूटअप करेंगे। जब हमने नया कंप्यूटर खरीदा था 2011 के अंदर, ठीक है, 2010-2011 के आसपास खरीदा था हमने नया कंप्यूटर, ठीक है, तो हम क्या थे, एक कोर कंप्यूटर लिया है, और उस समय हमें कुछ नहीं आता था इसके बारे में कि भाई कंप्यूटर में किस तरीके से इसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना। फिर हमने, क्योंकि दुकान वाला तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा था यार, उस समय पे मांग रहा था कितने, शायद 1500 रुपये। 1500 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे उस समय पे, ठीक है, तो उसने 1500 की डिमांड करी कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दूंगा, 1500 रुपये लूँगा। तो हमने सोचा, और हमने बोला कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम हमें दे देंगे और हम खुद डालेंगे तो क्या तब भी आप पैसे लोगे? बोले तब तो आपको फ्री दे देंगे। तो हमने बोला फ्री दे दो, हम खुद ही डाल लेंगे, और हमें आता नहीं था। फिर घर आ गए, घर आके हमने खूब ट्राई करा उसमें डालने का, और उसमें उल्टा सीधा तरीके से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, ठीक है। अब क्या था, जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया तो उसके अंदर हालांकि इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, उसमें डालो तो उसके अंदर वो लिखे आ जाते थे, उनको पढ़ते जाओ। पर आप जब पहली बार कोई कार्य कर रहे हैं तो आपसे क्या होगा, मतलब आप हमेशा ये सोचेंगे यार कहीं गलत ना हो जाए, चीज़ें आ रही नहीं है। जब आप एक काम को कर लेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ईजी था। इसी तरीके से अब जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है ना, तब तक आपको लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट है। जिस दिन आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई उस दिन लग गया अरे बहुत ईजी था यार, मैं तो ऐसी फालतू परेशान होता था, ठीक है। तो इसलिए क्या है, थोड़ी मेहनत करनी है। अभी शुरू में मेहनत कर लेंगे तो गवर्नमेंट जॉब आराम से लग जाएगी, वरना अदरवाइज यही सोचते रहेंगे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब जैसे कोई भी काम ले लीजिए, इंटरनेट पे एप्लीकेशन बनानी हो, आज में आप देखो कितने बच्चे हैं, आप सब है ना यूट्यूब, वीडियो गेम, मतलब सब कुछ खेलते हैं। यूट्यूब एप्लीकेशन, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन है और सभी का आप प्रयोग कर रहे हैं, है ना।
तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एप्लीकेशन आपको बनानी है तो आप क्या बना देंगे? आई थिंक अगर जो कंप्यूटर नहीं जानते हैं वो एप्लीकेशन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनको लगता है यार ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। पर डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, एक कोडिंग है ABCD की तरह। जिस तरीके से ABCD सीखी जाती है उसी तरीके से कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखी जाती है, और वो लैंग्वेज अगर आपको आ गई तो आप भी ये एप्लीकेशंस बना सकते हैं, कोड बना सकते हैं, है ना। तो ये सारे काम ईजी लगने लगते हैं जब आप उस काम को करने लगते हैं, जब तक हार्ड लगेंगे जब तक आप उसको कर नहीं रहे। अब देखिए, अब हमने क्या करा, इसमें CD घुसाई, जो ये CPU होता है इसके अंदर CD घुसा दी, जो उन्होंने दी थी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो विंडोज़ की CD दी थी, विंडोज़ उस समय 2007 चलती थी, ठीक है। तो विंडोज़ 2007 डाली हमने उसके अंदर, और उसमें जो जो इंस्ट्रक्शन आते गए उसको फॉलो करते गए। उसको फॉलो करने के बाद हम पहुँचे उसके अंदर, इस तरीके से एक प्रोग्राम आया कि आप जो हार्ड डिस्क है आपकी, अब हार्ड डिस्क के अंदर कितने पार्टीशंस करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, और कितने GB के करना चाहते हैं। तो उस समय हमने 500 GB की हार्ड डिस्क खरीदी थी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, 500 GB की हार्ड डिस्क खरीदी थी। इस 500 GB की हार्ड डिस्क के हमने 4 पार्टीशन किए थे। 2 पार्टीशन हमने किए 150 GB, 150 GB, ठीक है। ये कितना 300 हो गया। फिर 100 GB और 100 GB, इस तरीके से 4 पार्टीशन किए थे। इस 100 GB का नाम हमने दिया C, इसका नाम दिया D, इसका नाम दिया E और इसका नाम दिया F। और जो लास्ट वाला C था, इसके अंदर हमने कर दी विंडो अपनी इंस्टॉल। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था वो हमने कहाँ इंस्टॉल कर दिया, लास्ट वाली जो पार्टीशन किया था। और जब इसको किया था पार्टीशन, तो फिर हमें उस समय थोड़ा थोड़ा नॉलेज थी कि जब भी विंडोज़ जिस भी पार्टीशन में आप इंस्टॉल करते हैं उस पार्टीशन में आप अपनी और फाइलें इंस्टॉल मतलब सेव करके ना रखें। क्योंकि क्या होता है, कंप्यूटर जब आपको मदरबोर्ड है जब आपको पढ़ेगा तो वो C ड्राइव में सबसे पहले पढ़ेगा, और इसमें जितने भी डाटा होगा फिर वो सबको देखने लगेगा, है ना। तो वो क्या है, फिर वो धीरे क्या होता है, रन होता है ना। धीरे क्या होगा, बूटअप होगा। तो इसीलिए क्या है, आपका काम तेज़ हो तो आप इसको खाली रखें, जिसमें विंडोज़ डालते हैं उस पार्टीशन को खाली रखना चाहिए। अब देखिए, हमने ये सारे काम कर लिए, हमने कुछ नया सीखा, हालांकि हमने रिस्क लिया था पर हमने सीख गए धीरे धीरे। इसी तरीके से क्या होता है ज़िंदगी में, आप थोड़ा थोड़ा रिस्क लें। अगर आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकते तब भी आप उसका रिस्क ले सकते हैं। अगर पर देखो, रिस्क लेने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। ये मत बोलना कि मैंने बोला था कि इसलिए रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। रिस्क हमेशा खुद की मर्जी से लिया जाता है और उसके लिए किसी को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाता। ज़िंदगी में हमेशा ये चीज़ याद रखें। आ जाइए, अब देखिए मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट किस तरीके से आपको दिखा दिया। ये हमने मेमोरी मैनेजमेंट इस तरीके से किया था। अब क्या है, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कैसे हुआ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम डाल रहे थे तभी तो हम इसको कर पाए, वरना हम कैसे करते मेमोरी मैनेजमेंट। क्योंकि जो हार्ड डिस्क आती है वो तो 500 GB की आती है, ठीक है। तो ये कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। समझ गए आप। यह कंप्यूटर में चलाए जाने वाले प्रोग्राम हेतु मेमोरी आवंटन का कार्य करता है। आ जाइए यहाँ पर डिवाइस मैनेजमेंट, है ना। अब देखिए डिवाइस मैनेजमेंट कैसे होगा। ये समस्त इनपुट आउटपुट उपकरणों का कंप्यूटर से संबंध बनाता है। आपने जैसे कि कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर में इतनी सारी डिवाइसेस जोड़ दी हैं, ठीक है। अब ये जो CPU है वो मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है और ये CPU हो गया, ठीक है। अब ये CPU मदरबोर्ड ये सब अपन ने ले तो लिए, परंतु जब तक हम इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे तो क्या हम इन सब को परफॉर्म कर पाएंगे या इन काम को कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। आ जाओ प्रोसेसर मैनेजमेंट। तीसरा हो गया प्रोसेसर मैनेजमेंट। क्या होगा, यह कंप्यूटर पर किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को प्रोसेस को उपलब्ध करवाता है। जैसे आपने ये कंप्यूटर हो गया, इसके अंदर आपने अपनी खुद की फ़ोटो डाल ली, वीडियो बना रहे हैं, ग्राफिक्स कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसको प्रोसेस करने का काम कौन प्रोवाइड करा रहा है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम करा रहा है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या आप टेम्पल रन गेम खेल पाएंगे, क्या कंप्यूटर पे नहीं खेल पाएंगे। क्योंकि टेम्पल रन को चलाने के लिए जो मतलब सॉफ्टवेयर चाहिए वो किसके पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। क्योंकि ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलेगी, फंक्शन नहीं करेगी, वर्क नहीं करेगी, ठीक है। आ जाओ, चौथा हो गया फाइल मैनेजमेंट। ये विभिन्न प्रोग्राम। अब फाइल मैनेजमेंट देखिए, फाइल मैनेजमेंट किस तरीके से करेगा। जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में आप कोई कार्य कर रहे हैं, ये कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर तो हमेशा बनाना है हमको, ठीक है। अब ये कंप्यूटर हो गया, अब इसके अंदर आप कोई कार्य कर रहे हैं, काम करते 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 काम क्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने इसको बूटअप किया, है ना। अब एक फाइल सेव कर दी आपने और इसको बंद करके चले गए। तो ये क्या होता है, एक तो होती है रैम, ठीक है, और दूसरी होती है रोम।
तो अभी जब हम काम कर रहे होते हैं तब तो डेटा किस में होता है, रैम के अंदर, ठीक है। और जब हम काम कर चुके होते हैं तो डेटा कहाँ चला जाता है, रोम के अंदर। तो ये डेटा को एक्सचेंज करने का काम, मतलब इनपुट आउटपुट, रैम से रोम में, रोम से रैम में भेजने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। ये देखिए, ये विभिन्न प्रोग्राम द्वारा बनाई गई फाइलों को स्थायी मेमोरी मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करता है। सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी होगी, रोम हो गई, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तथा संग्रहित फाइलों को आवश्यकता अनुसार मुख्य मेमोरी, और मुख्य मेमोरी कौन सी हुई, रैम हो गई, रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करता है। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं। आ जाइए, सुरक्षा सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर उपलब्ध सूचनाओं की अनागृत यूजर से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये इन्हें कार्य की अनुमति नहीं देते हैं। कैसे नहीं देते हैं, ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये हो गया मॉनिटर, ये हो गया कीबोर्ड, और ये हो गया सीपीयू, ठीक है। सीपीयू, कीबोर्ड और मॉनिटर। अब आप ये कंप्यूटर पर बैठ कर काम कर रहे हैं, ये हो गए आप, ठीक है। आप भी बना देता हूँ मैं, आपको भी बनाना ज़रूरी है, वरना आप बोलोगे यार मैं तो कहाँ बैठा हूँ, आप कुर्सी पे बैठे हुए, लो पैर लटका के, ये लो आपके पैर हो गए, ठीक है। ये कुर्सी हो गई। अभी आप बैठे हुए, कैप भी लगा लिए, आपने एक कैप लगा रखी है। अभी आप बैठे हुए हैं यहाँ पर कैप वैप लगा के कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। कैसे काम करेंगे भाई, आप इस कीबोर्ड तक हाथ नहीं पहुँच रहे, लो हाथ भी पहुँचा दिया आपने। अब ये देखो, आपके हाथ ही कीबोर्ड तक पहुँच गए। अब मानिए कि आप ये कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप काम करते करते चले गए, जाने के बाद आपका भाई आया, है ना, इधर से छोटा भाई आ गया, बड़ा भाई आ गया, या दोस्त आ गया, कोई भी मान लीजिए, वो आया, उसने देखा अरे ये काम कर रहा है, ओहो इसके तो अकाउंट में 50,000 रुपये। ये आया, इसने एंटर वेंटर किया, देखा आपकी यहाँ पे पासवर्ड वासवर्ड सब लिखा था, और अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर लिए। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम तो था, परंतु क्या था, इस भाई ने यहाँ पर अपने खुद के पासवर्ड नहीं लगा रखे थे। और ये पासवर्ड लगाने का ऑप्शन आपको कौन प्रोवाइड करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपने डिवाइस को सेफ एंड सिक्योर करके रख सकते हैं। और लोगों से कैसे रखेंगे, पासवर्ड लगा के, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर उपलब्ध सूचना की अनधिकृत यूज़र से सुरक्षा प्रदान करता है, पर ऐसे डायरेक्टली नहीं करेगा। कंप्यूटर नहीं पहचानता कि ये बंदा जो यूज़ कर रहा है वही इसका असली मालिक है या नहीं। कंप्यूटर को पासवर्ड पता है, अगर पासवर्ड आपने डाला, सही डाला, तो वो आपको एक्सेस दे देगा। आप उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपकी हो या किसी और की हो, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करता है, सिर्फ अनधिकृत यूज़र्स कौन से हो गए, जिसके पास पासवर्ड नहीं है, और जिसके पास पासवर्ड है वो अधिकृत हो गया, ठीक है। आ जाइए प्रश्न क्या, पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, कम्युनिकेशन करना। किससे, जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर आपको कुछ भी काम करना है और ये आप बैठे हैं, तो आपको और कंप्यूटर को ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ना, कम्युनिकेशन करने के लिए एक माध्यम प्रोवाइड करा रहा है। तो कौन प्रोवाइड कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है ये माध्यम। यहाँ पढ़िए, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र व कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संचार का कार्य करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम का संचालन, एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर पर अन्य प्रोग्राम चलाने हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रोग्राम रन करना है, कुछ भी काम करना है, तो वो सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना होंगे नहीं। इतना सा सिंपल सी गणित में ये चीज़ समझ लीजिए। आ जाइए आगे चलें। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न संस्करण, वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ से ऐसा करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो कैसे लग रहे हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और आप कमेंट करके भी लिख के बता सकते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है हमारे लेक्चर्स के लिए, तो उसके लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। और अगर देखो आपको हमारी तरफ से कुछ भी हेल्प हो पा रही है तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील करते हैं, ठीक है। तो ये सब आप जब कमेंट करते हैं तभी हमें पता चलता है कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, ठीक है। आप देखो रेगुलर बेसिस पे आपको एमसीक्यू भी कराए जा रहे हैं, तो आप इनको रेगुलर देखिए। एग्जाम से पहले आपको सभी सेक्शंस के एमसीक्यू करा दिए जाएंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हैं, learn24academy@gmail.com पे हमें मेल भी कर सकते हैं। अगर आपके जैसे मान लीजिए आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, हम मेल पे भी आपको रिप्लाई कर देंगे। और आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी सिलेबस से, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो भी हम यहाँ पर उसका आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में पढ़ते पढ़ते आपको लगा यार बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ था, ठीक है। आप बैटल ऑफ बक्सर का क्यों हुआ था ये भी जानना चाहते हैं और कब जानना चाहते हैं तो वो भी बता दिया जाएगा। प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था, क्या इंटर रिलेशन था,
ठीक है। हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर के जो एनेक्सेशन पत्र था उस पर हस्ताक्षर किए थे, तो क्यों किए थे? ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का आक्रमण हो गया था वहाँ से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कहीं से भी आपको अगर लगता है कि नहीं यार हमें इस टॉपिक पर, मतलब आप कभी भी फंस जाएं, कभी भी किसी भी समय, तो आप पूछ सकते हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपको उसका आंसर तुरंत, मतलब विद इन 2 to 3 आवर्स के अंदर ही वैसे प्रोवाइड करा देंगे, या विद इन 1 डे के अंदर आपको उसका आंसर मिल जाएगा, आपको सॉल्यूशन का। जो भी आप कमेंट करते हैं, अगर आपके देखो सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं, अगर आपने कोई गलत कमेंट किया है, मतलब कोई किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया, तो उसको वहाँ करेक्ट कर दिया जाता है। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम उसका भी उसमें बता देते हैं, ठीक है। और आपके वैसे जनरली सभी बच्चों ने पॉजिटिव कमेंट करे हैं, बहुत अच्छे कमेंट करें, तो उनको देख के तो यही लगता है कि जितने भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और वो अपने एग्ज़ाम में ज़रूर पास होंगे। तो हमारी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक, कि आप इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहें और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब लगाएं और मिठाई का डब्बा लेकर आएँ, ठीक है। हालांकि मिठाई का डब्बा नहीं लाए, कोई दिक्कत नहीं, आप बस ये बता दीजिएगा कि सर हम आपसे पढ़ के गए थे और यहाँ पर आपके द्वारा ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इतना भी काफ़ी है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।